नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पार्ट 3 के बारे में। इसे शुरू करने से पहले इसके जो पहले वाले 2 पार्ट हैं उसके बारे में एक ब्रीफ देख लेते हैं, ताकि जो आज का पार्ट है उसे हम इजीली कनेक्ट कर सकें। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बात की थी इसके जनरल इंट्रोडक्शन और इसका विस्तार कहाँ पर है, और इसके साथ ही इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और चैप्टर 2 के अंदर हमने बात की थी इसके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर चैप्टर 3 के अंदर हमने बात करी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और चैप्टर 4 में जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं उनके बारे में, उनकी जो प्रोसीजर होगी वो क्या होगी। आज जो है हम चैप्टर 5, 6 और 7 का जो है इस वीडियो के अंदर उसे इंक्लूड या उसे कवर करने वाले हैं। इसके बाद का जो चैप्टर्स रहेंगे 8, 9 और 10 वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, जो चैप्टर 5, 6, 7 है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है चैप्टर 5, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि बालक कल्याण समिति कौन सी होगी, उसको किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाएगा और उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उनकी क्या कंडीशंस होंगी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद इसी के अंदर जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उनसे रिलेटेड क्या प्रोविज़न किए गए हैं वो बताए गए हैं। चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो उसमें बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम देखने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने वीडियो के अंदर सारे ही लिए हुए हैं। तो इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमने आपको यहाँ पर डिक्टेट किए हैं, तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि स्लाइड के अंदर हम उसे कवर नहीं कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैप्टर 5, सेक्शन 27, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति। इस सेक्शन के अंदर यह बताया गया है कि जो समिति है CWC जो कमेटी है वह किसके द्वारा गठित की जाएगी, इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, और इसके साथ साथ मेंबर नियुक्त होने के लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और इसके साथ ही इसकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में भी इसी सेक्शन में बताया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और इसके अंदर एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो जो 4 अन्य सदस्य होंगे उनमें से एक महिला होना आवश्यक है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो CWC जो कमेटी है उसके अंदर जो 4 अन्य सदस्य होते हैं उसमें एक महिला होना आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब जो सदस्य नियुक्त होंगे उनकी क्या अर्हता यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए कंपलसरी है कि ऐसे सदस्य नियुक्त होने के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव उन्हें होना चाहिए बालकों की देखरेख या उनके स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में। इसके साथ ही जिस पद पर वह नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि जब सदस्य नियुक्त किए जाएंगे तो उसकी जो पदावधि होगी वह 3 वर्ष की होगी, यानी कि वह 3 वर्ष तक जो है उनका टर्म पीरियड उस पद पर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो समिति होगी उसके जो कार्रवाइयाँ होगी, उसकी जो जांच होगी, उसके बारे में क्वार्टरली जो है पुनर्विलोकन किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है कि किस मजिस्ट्रेट के द्वारा जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके जो उसके पास जो लंबित मामले हैं उनका विचारण अगर नहीं किया गया है तो उससे रिलेटेड जो उसका रिव्यू है वो क्वार्टरली किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है क्वार्टरली या तिमाही रिव्यू किया जाता है। समिति जो होगी वह बेंच के रूप में कार्य करेगी, एक न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी, और इसे CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसे जो है यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उन्हें प्राप्त होती हैं। जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमने कोशिश की है कि जो पूरा सेक्शन है उसमें से सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को यहाँ कवर करें, इसलिए इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। सेक्शन 28, प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमिटी। जो समिति बनी है उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में उपबंध जो है सेक्शन 28 में किया गया है। तो इसके अंदर एक ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो समिति है वह 1 माह में, 1 मंथ में कम से कम 20 बैठक जरूर करेगी। अब इस 20 बैठक में अगर वह किसी जो बाल संरक्षण गृह है या जो दूसरे कोई से स्पेशल होम्स जो बने हुए हैं, यदि उनका दौरा करती है यानी कि उनको उनके निरीक्षण पे जाते हैं तो वह भी बैठक के अंतर्गत काउंट होगा।
तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर याद रखना है कि सेक्शन 28 जो है प्रोविज़न करता है प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमिटी। इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाले जो सेक्शन है सेक्शन 29 और सेक्शन 30, जिसके अंदर समिति की शक्तियों के बारे में बताया गया है और कृत्य और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो वो एक बार सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। चैप्टर 6 प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसके अंदर हम बात करते हैं सेक्शन 31 समिति के समक्ष पेश किया जाना। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब जो बालक है जिसे देख रेख और संरक्षण की ज़रूरत है या फिर वो ज़रूरतमंद जो बालक है उसे जब समिति के समक्ष पेश किया जाएगा तो किसके द्वारा पेश किया जाएगा, कितने समय में पेश किया जाएगा, उसके बारे में जो बंद है वो सेक्शन 31 में किया गया है। तो अगर हम देखें तो निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा जो है उसे समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा। अब ये व्यक्ति कौन होंगे ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किन व्यक्तियों के द्वारा जो है समिति के समक्ष किसी बालक को पेश किया जाता है। एनी पुलिस ऑफिसर, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या एनी ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या लेबर लॉ इंस्पेक्टर, ये सभी के बारे में जो है हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जितने भी ऑफिसर हैं जो चाइल्ड से रिलेटेड हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पर जो है बालक को समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। उसके साथ ही एनी पब्लिक सर्वेंट यानी कोई भी लोक सेवक या गैर सरकारी संगठन NGO बाय द चाइल्ड हिमसेल्फ यानी कि स्वयं जो बालक है वह भी समिति के सामने पेश हो सकेगा, या फिर एनी नर्स, डॉक्टर और मैनेजमेंट ऑफ अ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम। ये जो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो लोग हैं ये जो समिति है उसके सामने बालक को पेश कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो कंडीशन है कि कितने समय में पेश करना होगा, तो वही समय जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि 24 घंटे के भीतर यानी कि 24 आवर्स के अंदर जो है उसे समिति के समक्ष पेश करना होगा, और उस 24 आवर्स में से जो यात्रा के लिए जो समय लगा है उसे डिडक्ट या माइनस कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर हमको याद रखना है। इसके साथ ही जब समिति के समक्ष जब वो बालक पेश कर दिया जाता है तो राज्य सरकार जो है जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम में संगत नियम बना सकेगी। यानी कि जब वो जांच या जो उसकी जो इंक्वायरी जो चल रही है, जब वो समिति उसकी जांच कर रही है, तब ऐसे समय में जो बालक है उसे जो है किसी आश्रय गृह में, किसी सुविधा उपयुक्त तंत्र में यानी कि जो फिट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर उसे रखा जा सकेगा उतने समय के लिए जब तक कि वह जांच समाप्त नहीं हो जाती। सेक्शन 32 मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग अ चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम गार्जियन। संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना। यह जो सेक्शन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद के जो सेक्शन है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर हम बात करें सेक्शन 32 की तो इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि कोई बालक जो है वह अपने गार्जियन से अलग कहीं पाया जाता है, यानी कि अगर वो कहीं से उसको छोड़कर भाग गया है या कहीं और किसी को मिला है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे बालक की जो रिपोर्ट है वह जिस भी व्यक्ति को मिला है वो जहाँ पर भी पाया गया है उसे उसके जो नियरेस्ट जो बालक संरक्षण गृह है या जो समिति है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसे उसकी जो रिपोर्ट है वो करना होगी। अब यदि ऐसी रिपोर्ट यदि वह नहीं करता है तो उसके बारे में प्रोविज़न क्या है, तो वह सेक्शन 33 में बताया गया है कि अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो इसे एक अपराध माना जाएगा। तो इसमें यही लिखा गया है सेक्शन 33 में ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग। यदि रिपोर्ट 32 के अंदर नहीं करता है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। अब सेक्शन 34 बोलता है कि यदि उसने रिपोर्ट नहीं करी, अपराध हो गया, तो इस अपराध के लिए पेनल्टी क्या होगी, शास्ति क्या होगी। तो इसके लिए जो शास्ति है वह है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू ₹10,000 और बोथ, यानी कि 6 माह तक का कारावास या जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से। तो अब ये जो तीनों सेक्शन है ये आपको समझ में आ गए होंगे कि 32 में अगर कोई बालक जो है वह उसके संरक्षक से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वह करनी होगी समिति को या जो नियरेस्ट जो संरक्षण गृह है उसको या पुलिस स्टेशन को। अगर ये नहीं करते हैं तो वह एक ऑफेंस होगा जो कि 33 में बोला है, और अगर ऑफेंस होता है तो उसके लिए पेनल्टी होगी जो कि 34 में बोला है। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इसे आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जो पेनल्टी वाला प्रोविज़न है सेक्शन 34 वो स्पेशली आपको हाईलाइट कर लेना है। अब बात करते हैं सेक्शन 35 की, जिसमें बताया गया है सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन। यह एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यह एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अगर पूछा जाता है कि सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन कौन से सेक्शन में दिया गया है तो सेक्शन 35 में।
अब सरेंडर से तात्पर्य है अभ्यर्पण। तो सरेंडर किसके द्वारा किया जाता है वह इस सेक्शन में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि कोई माता पिता या संरक्षक जो ऐसे शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण के परे हैं बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है तो बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा। यानी कि जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियन हैं यदि वह इनकेपेबल हैं बालक की परवरिश करने के लिए और वो उसको जो है नहीं रख सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है वो उसे समिति के समक्ष पेश करेंगे और समिति जो है उनकी जांच करेगी कि क्या जो वो बोल रहे हैं वो सच है, और ऐसी जांच के उपरांत जो है समिति इसमें जो भी सही और उचित होगा वैसा आदेश देगी। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सरेंडर कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 35 में। किसके द्वारा किया जाएगा, तो माता पिता या गार्जियन के द्वारा। तो इसके अंदर जो सुनवाई होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमने आपको बताए हैं, आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 36 इंक्वायरी, जांच। तो इसमें जो जांच के बारे में जो बात की गई है वह सेक्शन 31 के अंदर जो हमने बात की थी उससे रिलेटेड है। जैसा कि सेक्शन 31 में समिति के समक्ष पेश किया जाता है किसी बालक को, और उसके अंदर हमने बात की थी कि किनके द्वारा पेश किया जाएगा। तो ऐसा बालक को समिति के समक्ष पेश करने के बाद जो जांच है समिति के द्वारा वह सेक्शन 36 में बताई गई है कि कैसे की जाएगी। इसमें बताया गया है कि सेक्शन 31 के अधीन बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर समिति जांच करेगी। बालक को बाल गृह यानी कि चिल्ड्रंस होम, आश्रय गृह, सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित करेगी। तो यहाँ पर जो है जांच के दौरान जो बालक है उसे वह आश्रय गृह, सुविधा उपयुक्त तंत्र जो है वहाँ पर भेज देगी, और ऐसे जांच चलने के दौरान जो है वह किसी सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर को या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को जो है एक सामाजिक अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है एक आदेश कर सकेगी। और जो ऐसा आदेश होगा उसमें जो ऑफिसर है वो उसे ऐसे जो सामाजिक अन्वेषण है उसे 15 दिन में पूर्ण करेगा। तो ये 15 दिन वाली जो लाइन है उसे आपको याद रखना है कि कितने समय में करेगा, तो 15 दिन में जो है वह इसे पूर्ण कर लेगा। इसके साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न वह यह है कि अगर 6 वर्ष से कम आयु के बालक को जो अनाथ, ऑर्फन, सरेंडर्ड या परित्यक्त यानी कि अबंडन प्रतीत होते हैं स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में रखा जाएगा। यानी कि जो स्पेशलाइज्ड विशेष दत्तक अभिकरण है उसमें रखा जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 38 प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। अब ये आपको सेक्शन की जो हेडिंग है उसको भी अच्छे से याद रखना है कि सेक्शन 38 में क्या बोला गया है। इसमें बताया गया है कि प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन यानी कि किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी में बताया गया है कि किसी बालक को समिति द्वारा कब स्वतंत्र यानी कि लीगली फ्री कर दिया जाएगा एडॉप्शन के लिए। तो इसमें बताया गया है कि समिति बालक के माता पिता या संरक्षक का पता लगाने के सभी प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर यह स्थापित हो जाता है कि बालक अनाथ, परित्यक्त या सरेंडर्ड है, तब समिति बालक को एडॉप्शन के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि वह जांच करेगी, उसके माता पिता और संरक्षक के बारे में पता लगाएगी और उसके बाद यह घोषित करेगी कि वह एडॉप्शन के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र है। परंतु ऐसी घोषणा ऐसे बालक जो 2 वर्ष तक की आयु का है, पेश किए जाने से 2 माह के भीतर यानी कि जब वो समिति के समक्ष पेश किया गया है और वह 2 वर्ष से कम आयु का बालक है, तब ऐसी स्थिति में जो ऐसी घोषणा है वह 2 महीने के भीतर कर दी जाएगी, और यदि वह 2 वर्ष से अधिक आयु का है तो 4 माह के भीतर की जाएगी। बस ये 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको सेक्शन 38 में याद रखने हैं। चैप्टर 7 रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन यानी कि पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। सेक्शन 39 में बताया गया है कि पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें यही बताया गया है कि बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया बालक के व्यष्टिक देखरेख यानी कि इंडिविजुअल देखरेख योजना के आधार पर अधिमान्यता कुटुंब आधारित देखरेख, पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तक ग्रहण या पोषक देखरेख के साथ या उसके बिना कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन द्वारा हाथ में ली जाएगी।
कुल मिला के जो सेक्शन 39 बात करता है वह ये बात करता है कि जो बालक है जिसने या तो विधि का उल्लंघन किया है या जो है उसे देखरेख की आवश्यकता है, तब ऐसी स्थिति में जो है उसे देखरेख के अंदर रखा जाएगा। ऐसे कुटुंब के साथ, ऐसी फैमिली के साथ रखा जाएगा जहाँ पर उसको जो है ऐसी उसमें सुधार लाया जा सके और उसे समाज की जो मुख्य धारा है उसमें वापस लाया जा सके। तो यही सेक्शन 39 बोला गया है, आपको इसकी सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। सेक्शन 40 ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बोला गया है रीस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक का प्रत्यावर्तन। और ये जो प्रत्यावर्तन शब्द है रीस्टोरेशन, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। इस सेक्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण, तो इसके अंतर्गत क्या है और इसका तात्पर्य क्या है वह आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण से क्या तात्पर्य है, तो इसके अंदर इसका तात्पर्य यह है कि माता पिता, दत्तक माता पिता, फोस्टर पेरेंट्स यानी कि पोषक माता पिता, या गार्जियन या फिट पर्सन। तो ये जो यहाँ पर 5 जो पर्सन्स की बात की गई है उन्हीं से तात्पर्य है किसी बालक का प्रत्यावर्तन से। यानी कि अगर कोई बालक की अगर ये समझा जाता है कि उसे जो है उसके पेरेंट्स की कस्टडी में रखना चाहिए या एडॉप्टिव पेरेंट्स की कस्टडी में रखना चाहिए, तो ऐसा जो रिस्टोरेशन है वह इसी सेक्शन के द्वारा किया जाएगा। तो जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। सेक्शन 43 ओपन शेल्टर, खुला आश्रय क्या है वह सेक्शन 43 में बताया गया है। अब इसे आपको सीधे सीधे याद रखना है कि सेक्शन 43 में क्या दिया गया है। ओपन शेल्टर, खुला आश्रय जो है वह सेक्शन 43 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO के माध्यम से खुले आश्रय स्थापित कर सकेगी। तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो ये ओपन शेल्टर्स होंगे ये कौन से सेक्शन में दिया है और ये किसके द्वारा स्थापित होंगे। तो किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा स्वयं, या फिर जो स्वैच्छिक किसी के द्वारा, या जो गैर सरकारी संगठन है यानी कि जो NGOs हैं उनके माध्यम से जो है राज्य के अंदर ओपन शेल्टर्स स्थापित किए जा सकेंगे। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद एक सेक्शन 44 है जिसके अंदर बोला गया है फोस्टर केयर यानी कि पोषण देखरेख। तो उसके लिए वही उपबंध है कि जो उसका बालक है उसकी जो देखरेख है उसके अंदर जो उसकी ज़रूरत है यानी कि इसकी जो पोषण की देखरेख है उसके लिए समिति क्या निर्देश देगी और उसे कैसे पूरा किया जाएगा। तो उसको भी सिर्फ आपको हेडिंग यहाँ पर याद रखनी है। सेक्शन 45 स्पॉन्सरशिप, प्रवर्तकता क्या है वह सेक्शन 45 में बताया है। तो राज्य सरकार जो है यहाँ पर प्रवर्तकता से रिलेटेड नियम बना सकेगी। अब स्पॉन्सरशिप जो है वह इंडिविजुअली हो सकती है, ग्रुप स्पॉन्सरशिप हो सकती है, या कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप हो सकती है। किसी भी प्रकार की जो स्पॉन्सरशिप है उसके लिए जो नियम है यानी कि जो रूल्स हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सेक्शन 45 में क्या दिया है, स्पॉन्सरशिप दी गई है। किसके द्वारा इसके लिए नियम बनाए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका क्राइटेरिया है स्पॉन्सरशिप का यानी कि प्रवर्तकता के मानदंडों के अंतर्गत जो आते हैं वो निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। सबसे पहले वेयर मदर इज़ अ विडो और डाइवोर्स्ड और अबंडन्ड बाय फैमिली। तो ये जो स्पॉन्सरशिप है वह बालकों से रिलेटेड है यानी कि जो बालक ऑर्फन है, अबंडन्ड है, या जो किसी और कारण से जो है उसे सरेंडर कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में उसकी जो स्पॉन्सरशिप है उसके लिए जो नियम है वही इसके अंदर बताए गए हैं। तब ऐसा बालक कब स्पॉन्सर किया जाएगा, किस कंडीशन में किया जाएगा, उसके लिए क्या मानदंड हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वेयर मदर इज़ अ विडो और डाइवोर्स्ड और अबंडन्ड बाय फैमिली, जहाँ माता विधवा या विच्छिन्न विवाह स्त्री या कुटुंब द्वारा परित्यक्ता है। वेयर चिल्ड्रन आर ऑर्फन, जहाँ बालक अनाथ है। वेयर पेरेंट्स आर विक्टिम्स ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, जहाँ माता पिता जीवन के लिए संकटमय रोग से पीड़ित हैं। वेयर पेरेंट्स आर इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू एक्सीडेंट एंड अनएबल टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बोथ फाइनेंशियली एंड फिजिकली, जहाँ माता पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हैं और बालकों की वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार से देखरेख करने में असमर्थ हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर जो बालक है उसे स्पॉन्सर किया जाएगा वही यहाँ पर बताए गए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, रीड कर लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 46 आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, बालक देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बालकों की पश्चातवर्ती देखरेख। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है
कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जब बालक जो है वह चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन छोड़ता है, तब उसके बाद जो है उसे समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। तो ये जो वित्तीय सहायता शब्द है, इसे यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सी सेक्शन में बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जब बालक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन छोड़ता है तब उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। तो यह सेक्शन 46 में बताया गया है। सेक्शन 47 ऑब्जर्वेशन होम्स, संप्रेक्षण गृह। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो संप्रेक्षण गृह होते हैं वह राज्य सरकार के द्वारा या स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जो है स्थापित किए जाते हैं, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन है वह सेक्शन 41 जो है रजिस्टर उसके अंतर्गत जो है इन्हें रजिस्ट्रीकृत किया जाता है इस अधिनियम के अंदर। और इसमें जो है जो संप्रेक्षण गृह होते हैं वहाँ पर जो विधि का उल्लंघन करने वाले जो बालक हैं उन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखा जाएगा जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है। सेक्शन 49 प्लेस ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित स्थान कौन सा होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो राज्य सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को, तो दो व्यक्तियों की बात की है यहाँ पर, एक 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को जो 16 से 18 वर्ष की उम्र के बीच का है यानी कि जुवेनाइल और जघन्य अपराध का अभियुक्त है, हीनियस ऑफेंस का अभियुक्त है या सिद्ध दोष ठहराया गया है, तो उसे जो है वहाँ रखा जा सके। तो प्लेस ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षित स्थान पर किसे रखा जाएगा उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 49 में किया गया है। तो उसे हमने बिल्कुल यहाँ पर मेंशन किया है। ये जो चीज़ें यहाँ मेंशन की है इसे आपको याद रखनी है। सेक्शन 50 बाल गृह, चिल्ड्रंस होम। राज्य सरकार बालकों की देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए बाल गृह स्थापित कर सकेगी। इसमें जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन होम हो, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो या शेल्टर होम हो, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये राज्य सरकार के द्वारा ही स्थापित की जाती है और इस अधिनियम के अंदर जो सेक्शन 41 है उसके अंदर उसे रजिस्ट्रीकृत करके ही स्थापित किया जाता है। या फिर यदि वह किशोर न्याय अधिनियम के अंदर रजिस्ट्रीकृत है तो वहीं पर उसे ऐसा समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अंदर भी रजिस्ट्रीकृत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जनरली। सेक्शन 51 फिट फैसिलिटी क्या होगी, उचित सुविधा तंत्र। तो बोर्ड या समिति किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों को जो है उचित सुविधा तंत्र स्थापित करने की मान्यता दे सकेगी। तो कौन देगा वो आपको यहाँ याद रखना है। तो या तो बोर्ड या जो समिति है यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वह यहाँ पर इस चीज़ के लिए मान्यता देगी। और इसके साथ ही यही मान्यता दे रही है तो यदि वह किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो उसकी मान्यता वापस भी ये ले सकेंगे। इसके बाद एक सेक्शन और है, सेक्शन 52, जिसके अंदर बताया गया है कि योग्य व्यक्ति, फिट पर्सन कौन होगा। तो उसके लिए बोर्ड या समिति किसी बालक की देखरेख, संरक्षण, उपचार के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए किसी बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्यय पत्र के सम्यक सत्यापन के पश्चात योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो चैप्टर 5, 6, 7 थे उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम पर्पज से वो सारे ही हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इससे अलग अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद वाला जो लास्ट इसका पार्ट है यानी कि चैप्टर 8, 9 और 10 और नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द लेकर आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।